हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की भौतिक स्थिति के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ कि मध्य प्रदेश की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो आज हम जो भौतिक विभाजन है, प्राकृतिक रूप से जो विभाजन है मध्य प्रदेश का, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो आप ये जो देख रहे हैं ये है हमारे मध्य प्रदेश का मैप। इसमें आपका मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से 3 विभागों में बांटा गया है। कितने विभाग हैं? 3, जिनमें से पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा है बघेलखंड का पठार, दैट इज पूर्वी पठार। ओके, अभी मध्य उच्च प्रदेश जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये पार्ट जो है मध्य उच्च प्रदेश का है। ओके, सतपुड़ा मैकल श्रेणी ये वाला भाग है और पूर्वी पठार जो बघेलखंड की हम बात कर रहे हैं वो ये वाला हिस्सा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एरिया है वह मध्य उच्च प्रदेश का है। ओके, तो ये जो एरिया है ये लगभग 82% टोटल मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसका एरिया कवर करता है। कितना करता है? 82%। ये हम लगभग बात कर रहे हैं आपसे। ओके, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से एरिया आते हैं, मतलब कौन कौन से और पठार आते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं आपसे। मध्य उच्च प्रदेश, उसका पुनः वर्गीकरण है, वो उसे 5 और भागों में बांटा गया है। आप समझ रहे हैं? पहला है मालवा का पठार, दूसरा उत्तर पूर्वी पठार या जिसे हम कहते हैं मध्य भारत का पठार, तीसरा है नर्मदा सोन घाटी, चौथा है रीवा पन्ना का पठार और पांचवा है बुंदेलखंड का पठार। ओके, तो ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सतपुड़ा दूसरा वर्गीकरण है और बघेलखंड का पठार तीसरा वर्गीकरण है, और ये आते हैं मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत। तो टोटल कितने हो जाते हैं हमारे पठार? 7 पठार हो जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इनका लगभग मैं आपको बता देती हूँ कि ये एरिया कितना यहाँ पर कैप्चर करते हैं। जैसे मालवा का पठार, मालवा का पठार जो है टोटल 28%, तकरीबन 28% जो है वो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार जो है जिसे उत्तर भारत का पठार कहते हैं, 10.68, कितना? 10.68% मध्य भारत का पठार है, उत्तर भारत का पठार। ओके, अब आते हैं नर्मदा सोन घाटी की तरफ। नर्मदा सोन घाटी जो है वह 26% नर्मदा सोन घाटी का एरिया है। अभी आते हैं रीवा पन्ना का पठार। ये है रीवा पन्ना का पठार, ये 10.37% रीवा पन्ना का पठार है। अभी बुंदेलखंड का पठार ये है 7%, 7.7%। ओके, तो मालवा का पठार, देखो मध्य प्रदेश में जो उच्च प्रदेश है, मध्य उच्च प्रदेश है, वो टोटल 82% है। ओके, 82% में पुनः उसका वर्गीकरण है 5 भागों में, जो है मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार एंड बुंदेलखंड का पठार। मालवा का पठार 28% एरिया है, नर्मदा सोन घाटी 26% है, मध्य भारत का पठार 10.6 है,
मध्य भारत का पठार का कितना है 10.68। ओके, रीवा पन्ना का पठार का है 10.37। ओके, बुंदेलखंड का पठार का है 7.7%। ठीक है, ये आप याद रखना है आपको। अभी हम चर्चा कर लेते हैं मालवा के पठार की। ओके, मैं आपको बीच बीच में थोड़े कुछ ऐसे फैक्ट बताती जाऊंगी जो 3 से 4 बार रिपीट होंगे। ओके, उनका पर्पस यही है कि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। ओके, तो अभी हम बात करते हैं मालवा के पठार को। मालवा के पठार के बारे में, इसे गेहूं की डलिया कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में और भारत में भी मध्य प्रदेश का मालवा का जो हिस्सा है उसे गेहूं की डलिया कहा जाता है। ठीक है, कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है वह मालवा के पठार के लगभग बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा भाग है, वो कौन सा पठार है जिसके लगभग बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो है मालवा का पठार। ठीक है, ये मालवा का जो पठार है वह दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। कौन सी? दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से इसका मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। अब मालवा का पठार, तो ये है आपके मालवा के पठार की स्थिति। ये जो आप देख रहे हैं ये है मालवा का पठार। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये है मालवा का पठार, ये एरिया, ये वाला मालवा का पठार है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो ज़िले वाला वीडियो मैंने आपको पहले कवर करा दिया है। वो कवर करवाने का पर्पज़ यही था कि आपको ज़िलों की ज़िलेवार स्थिति जो मध्य प्रदेश में है वो आपको समझ में आ जाए, जिससे कि जब आप विभाजन पढ़ते हैं या आप कोई अन्य जानकारी पढ़ते हैं तो एटलीस्ट जब बात चल रही होती है तो आपके दिमाग में वो ज़िलेवार स्थिति मध्य प्रदेश की क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो आप 1 से 2 बार देखेंगे तो ज़िले की आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी दिमाग में। तो टोटल 16 ज़िले मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें देखिए यहाँ नीमच, यहाँ मंदसौर, ठीक है, यहाँ उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरा मालवा, उसके बाद भोपाल, धार, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, गुना। ओके, ये और अशोकनगर, इवन सागर का भी कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। तो ये है हमारा मालवा का पठार। तो टोटल 16 जिलों में ये एरिया विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ठीक है, अभी इस एरिया में इसका निर्माण काल कब हुआ है तो मैंने आपको बताया है कि डेक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से बना है। तो डेक्कन ट्रैप जब क्या होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ठीक है, तो ये डेक्कन ट्रैप की चट्टानें कब इसमें ये बनी है, ये क्रिटेशियस युग में बनी हुई हैं। ओके, जब मैं आपको हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आऊँगी उसमें ये मैं आपको सारे बता दूँगी। इनका क्रम भी मैं आज वीडियो ख़त्म होते होते बता दूँगी कि क्या क्या क्रम है इन चट्टानों का, तो आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। ओके, मिट्टी, मालवा के क्षेत्र में मिट्टी कौन सी है? यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली में भी 3 टाइप की काली मिट्टी है। साधारण काली, गहरी काली और भूरी काली, थोड़ी नॉर्मल मिट्टी जो है वो। ठीक है, तो इसके बारे में मिट्टियों का भी एक हम टॉपिक लेकर आएंगे। तो आप समझिए कि काली मिट्टी जो है वो मालवा के पठार में पाई जाती है। ठीक है, इस पठार में से नदियाँ कौन सी हैं? तो नदियाँ जो आपको मिलेंगी वो है माही, शिप्रा, चंबल, बेतवा, काली सिंध, पार्वती और दशन करके एक नदी होती है जिसे लोकल भाषा में धशान भी बोलते हैं। तो ये नदियाँ जो हैं आप इतनी याद रखिए, माही, शिप्रा, चंबल, बेतवा, काली सिंध और पार्वती, ये नदियाँ हैं। मिट्टी आपको मैंने बता दिया है कि काली मिट्टी है यहाँ की। ठीक है,
जलवायु यहाँ की, मालवा के क्षेत्र की जलवायु जो है वह समशीतोष्ण जलवायु है। कैसी है? समशीतोष्ण। तो गर्मी में ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब आप समझेंगे कि एक समान टेम्परेचर यहाँ का रहता है। ठीक है, यहाँ पर मालवा के पठार में सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी जो है वो है सिगार। क्या है? सिगार, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। कितनी है? 881 मीटर। ये आपको याद रखना है। दो अन्य चोटियाँ भी हैं, एक है जानापाव जिससे चंबल उद्गमित होती है, एक है धजारी। ओके, ये दो चोटियाँ और हैं। तो क्रमशः सिगार, जानापाव, धजारी। सिगार की आपको ऊंचाई याद रखनी है 881 मीटर। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं मध्य भारत के पठार के ऊपर, जो कि दूसरा है मध्य भारत का पठार। ठीक है, मध्य भारत के पठार की स्थिति मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है ये है मध्य भारत का पठार। ठीक है, ये जो है मध्य भारत का पठार 10.68%, कितना? 10.68% जो है ये एरिया कवर करता है। क्या? मध्य भारत का पठार। अभी मध्य भारत के पठार के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। यह मध्य भारत का जो पठार है, मैं आपको यहाँ बना के बता देती हूँ, इस टाइप से इसकी लोकेशन आती है। ये मध्य भारत का पठार है। यहाँ ये राजस्थान आपको दिख रहा है और ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यह दो स्टेट से सटा हुआ क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का ये वो पठारी भाग है जो दो स्टेट, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दोनों से सटा हुआ भाग है। निर्माण इसका विंध्यन शैल समूह से हुआ है। कौन से शैल समूह से हुआ है? विंध्यन। ओके, और चंबल घाटी जो हम बोलते हैं, चंबल नदी तो उद्गमित होती है मालवा के पठार से। ठीक है, पर चंबल बहकर जाती है तो चंबल घाटी जो है, जो अवनालिका अपर्दन करके जो घाटी का निर्माण करती है चंबल नदी, वो घाटी जो है वो है मध्य भारत के पठार में स्थित है। इसे चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। उपाद्र प्रदेश क्या कहा जाता है? चंबल का उपाद्र प्रदेश भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एरिया जो कि मैंने आपको बता दिया है, इसका एरिया है 10.68%। कितना होता है मध्य प्रदेश का? 10.68%। ये आपको याद रखना है। कई बार जोड़ी बनाने के लिए भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अभी तक तो पूछा नहीं गया है पर आ सकता है। ठीक है, तो हम कुछ फैक्ट ऐसे कवर कर लेंगे कि जो दिमाग में रह जाते हैं कि एरिया कितना होता है, कौन सी मिट्टी, कौन सी नदियाँ, कौन सी पहाड़ी वहाँ पर पाई जाती है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी रहती हैं। तो अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये है हमारा मध्य भारत का पठार। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो आप देखेंगे यहाँ श्योपुर है, यहाँ मुरैना है, यहाँ भिंड है। ठीक है, दतिया का कुछ हिस्सा कह सकते हैं आप इसमें। यहाँ शिवपुरी, गरोठ, यहाँ नीमच, ये जो एरिया है नीमच का कुछ भाग, ये आता है हमारे मध्य भारत के पठार में। ठीक है, नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं, मतलब यहाँ से गुजरती हैं? एक तो चंबल का, ओके, चंबल जाती है यहाँ से, पार्वती भी जाती है, और सिंध। ठीक है, ये यहाँ से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, वैसे तो क्या कहते हैं, ये नदियाँ उद्गम कहीं और से है, पर सिंध, पार्वती और चंबल यहाँ से बहती हैं। ओके, मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़, जिसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं रीवा पन्ना के पठार के ऊपर। तो रीवा पन्ना के पठार की स्थिति हम देख लेते हैं। यह है रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये है रीवा पन्ना का पठार। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये आप देखेंगे ना, ये इतना एरिया है रीवा पन्ना का पठार, जितने में लिखा है लाइनिंग आपको
दिख रही होगी साफ साफ। ये है रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा के पन्ना के पठार में मैंने आपको बताया था कि कितना एरिया, कितना परसेंट ये मध्य प्रदेश का कवर करता है। तो 10.37%। ओके, 10.37% है किसका? रीवा पन्ना के पठार का। अब हम इसकी जानकारी देख लेते हैं रीवा पन्ना के पठार की। ये कुछ ऐसी स्थिति बनाता है मध्य प्रदेश के अंदर। रीवा पन्ना के पठार में देखिए, मैंने आपको बताया था कि मालवा का जो पठार है उसके लगभग बीच से कर्क रेखा जाती है। तो रीवा पन्ना का एक पठार है जिसमें कर्क रेखा के उत्तर में ये है, ठीक है। यहाँ होता है उत्तर, ये है पूर्व, ये है दक्षिण, सॉरी, ये है पूर्व, ये है पश्चिम। तो कर्क रेखा जो 14 जिलों से होकर जा रही है, इसके उत्तर में पड़ता है रीवा पन्ना का पठार। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये है रीवा पन्ना के पठार की स्थिति मध्य प्रदेश में। अभी हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें जिले कौन से आते हैं, ठीक है। ये है रीवा, यहाँ देखेंगे आप तो रीवा, पन्ना, सतना और दमोह। कौन से? रीवा, पन्ना, सतना, दमोह। ये 4 जिले हैं जो रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप पहले वीडियो में जाके इसमें जिलों की स्थिति देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इसकी प्रमुख चोटी कौन सी है। प्रमुख चोटी इसमें एक दमोह में स्थित एक चोटी है जिसे गुडविल चोटी कहा जाता है, ठीक है। गुडविल चोटी दमोह में है ये। इसे सद्भावना शिखर भी कहा जाता है दमोह के लोकल में, सद्भावना शिखर। ओके, लंबाई इसकी, ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। ओके, 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। जिले हमने इसकी पढ़ लिए हैं। अभी आते हैं हम नर्मदा सोन घाटी के ऊपर, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी जो कि इस तरह से कुछ एक एरिया बनाती है, इस टाइप से। तो आप ये देखोगे कि नर्मदा सोन घाटी जो है वो है पूरब से लेके पश्चिम तक एक सार एक लंबाई में आपको दिखाई देने वाली है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में ये एक भ्रंश क्षेत्र है। भ्रंश क्षेत्र क्या होता है कि जैसे यहाँ विंध्यन का पठार है ना, ये है विंध्यन क्षेत्र, ओके। यहाँ है सतपुड़ा क्षेत्र। तो नर्मदा सोन घाटी का जो एरिया है, ये हमारा नर्मदा सोन घाटी एरिया है। ये भ्रंश घाटी से होके हमारी नर्मदा नदी बहती है, इसलिए इसे, क्योंकि दो पहाड़ों के बीच में, दो पठारों के बीच, पहाड़ों के बीच में ये बह रही है, जिसे भ्रंश घाटी कहा जाता है, रिफ्ट वैली, ठीक है। तो यह जो क्षेत्र है, यह टोटल कुछ लगभग 27% या 26% हम इसे कह सकते हैं। किसी बुक में 27 समथिंग कुछ मिलता है, किसी बुक में 26% मिलता है। तो हम ये 27% लगभग मान के चलते हैं। एग्जैक्ट स्थिति जब मुझे पता चलेगी तो किसी अन्य वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगी कि कितना % है। इसमें जिले कौन से आते हैं ये आपको मैं बता देती हूँ। ये नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी का एरिया है। इसमें आते हैं मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, देवास एंड बैतूल। ओके, तो इतने ज़िले आते हैं इसमें। टोटल लगभग ये हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अभी इसमें हम देख लेते हैं कि हाँ, मैंने इसमें आपको क्लियर कर दिया है। हाँ, एक और चीज़ रह गई है कि ये कर्क रेखा की किस ओर स्थित है। तो ये कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा के दक्षिण तरफ ये स्थित है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं बुंदेलखंड के पठार के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है? मध्य भारत का पठार हो गया है, उसके बाद हमारा रीवा पन्ना का पठार हो गया है,
मालवा का पठार हो गया है, ठीक है, इतने हमने कर लिए हैं और नर्मदा सोन घाटी हो गया है। अब हम कर रहे हैं बुंदेलखंड का पठार, मतलब मध्य उत्तर प्रदेश के 5 एरिया हम कवर कर लेंगे अभी। तो हम आते हैं बुंदेलखंड के ऊपर, ठीक है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड जो है वह लाल पीली मिट्टी का ये पठार है जो कि ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। कैसे? ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। इसका ढाल अगर आप देखेंगे तो यह उत्तर पूर्व की तरफ इसका ढाल है, ठीक है। ये एरिया एक्चुअली जो मध्य प्रदेश है, मैं आपको बताती हूँ, ये है मध्य प्रदेश का ये एरिया, यहाँ से ये इस टाइप से बना हुआ है। तो ये कुछ भाग और ये भाग, ये आता है हमारा बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। आपको मैं मैप में भी अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा बुंदेलखंड का पठार, ये है हमारा बुंदेलखंड का पठार, ये एरिया इतना और ये एरिया, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये है हमारा बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड के पठार में इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये कितना एरिया लेता है 7.7%, ओके। लाल पीली मिट्टी मैंने आपको बता ही दी है, ग्रेनाइट एंड नीस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। प्रमुख नदियां यहाँ की कौन सी हैं? बेतवा, धसान, सिंधु। अच्छा देखिए, सिंध अलग है, सिंधु अलग है, और ये वो वाली सिंधु नदी नहीं है जो भारत में ऊपर बहती है, ये वो नहीं है। पहुज और केन, एक्चुअली इसको पहज भी बोला जाता है, पर लोकल भाषा में वहाँ पर बुंदेलखंड में पहुज बोला जाता है। और केन जो है वो कटनी से उद्गमित होती है। प्रमुख चोटियाँ कौन सी हैं इसकी? सिद्ध बाबा इसकी प्रमुख चोटी है, ओके, जिसकी ऊंचाई जो है 1172 मीटर है। कितनी है? 1172 मीटर है, ठीक है। प्रमुख जिले कौन से हैं इसमें आते हैं, मैं आपको पहले एक बार बना के बता देती हूँ इसको। ठीक है, तो प्रमुख जिले मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। यहाँ है निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर का कुछ भाग, और यहाँ है दतिया, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो जाते हैं हमारे 5 से 6 जिले जो इसके अंतर्गत आते हैं, ओके। अभी हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत जो 5 भाग थे, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी। अच्छा, नर्मदा सोन घाटी में जो नदियां हैं वो नर्मदा, सोन और जोहिला, ओके। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपने सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बारे में, ठीक है। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी पहले मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। ये है हमारा मैप जिसमें ये है हमारी सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ये है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ठीक है। अब सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है वह है जो एरिया, सबसे पहले हम एरिया के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आप एक विधिवत रूप से चलते रहेंगे कि एरिया हमने देख लिया पहले, फिर कौन से जिले आते हैं, ठीक है, फिर कौन सी चट्टानों से मिलकर बना है, चट्टानों में अगर नहीं आता है तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, उसके बाद में कौन सी नदियां हैं यहाँ पे, हाँ, और नदियों के साथ साथ में एक और चीज़ है कि कौन सी चोटी इसकी ऊंची है ना। तो ये कुछ आपके होते हैं ना, कई बार ये 3 नंबर के जो मेंस में प्रश्न आते हैं, अगर हम इस सिलसिले से पढ़ते हैं, अगर एक क्रम से हम पढ़ते हैं, तो जो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हम उन्हें ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे दिमाग में रहता है कि हम किसी चीज़ के बारे में पूछ लिया, जैसे उन्होंने 3 नंबर में पूछ लिया सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बारे में बताइए, तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है उसके बारे में 3 पॉइंट हम उसका एरिया लिख देंगे, कितना % एरिया मध्य प्रदेश का ये कवर करता है। दूसरा कि
इसमें कितने ज़िले आते हैं, क्रमशः इन जिलों के नाम लिख देंगे। लगभग ज़िले सबको पता होते हैं कि इसके अंतर्गत नीचे जो दक्षिण में ज़िले हैं वो कितने, कौन से हैं, क्या नाम है। इस हिसाब से आप आराम से लिख सकते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सतपुड़ा मेकल श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है वह, उसका विस्तार किस टाइप से है मैं आपको बना देती हूँ। ये है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, ठीक है। ये इसको 3 श्रेणियां हैं इसमें। एक है राजपीपला, ठीक है। ये है मध्य श्रेणी जिसे सतपुड़ा श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी मध्य श्रेणी को। और ये है मेकल श्रेणी, ठीक है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? अच्छा, राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी और मेकल श्रेणी, कितनी श्रेणियां हैं? राजपीपला, सतपुड़ा और मेकल। सतपुड़ा में सबसे ऊंची चोटी जो है वह है सतपुड़ा में कौन सी चोटी है? धूपगढ़, जिसकी लंबाई, ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर। ओके, ये हमें याद रखना है। और ये आती किसके अंतर्गत है? ये सतपुड़ा श्रेणी, या इसे कई बार ऐसे महादेव श्रेणी भी बोला जाता है, महादेव श्रेणी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आती है ये धूपगढ़ चोटी, ठीक है। जिले कौन कौन से हैं इसमें? जिले आएंगे बुरहानपुर, ओके। जो ऐसा एरिया बनता है ना, बताती हूँ मैं आपको, ये जो एरिया बनता है ना, ये हमारा बनता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी का। तो इसमें आएगा, यहाँ देखिए आप, बुरहानपुर, ओके, खरगोन, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी। कितने हैं? बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, हरदा, बैतूल। ओके, ये स्थिति हमारी हो गई सतपुड़ा मेकल श्रेणी की। किसकी हो गई है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। ओके, अभी हम चलते हैं पूर्वी पठार की ओर, जो कि है बघेलखंड का पठार। क्या है? बघेलखंड का पठार। अब इसकी स्थिति मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। ये है हमारा बघेलखंड का पठार, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं अलग से इसको एक बार ड्रॉ करके भी आपको दिखा दूंगी। देखिए, मैप जो है, एमपी का मैप जो है वो बनाना आना चाहिए हर किसी को। उसमें एरिया वाइज, पठार वाइज कौन सा विभाजन है, ये नहीं भी आया तो चलेगा, पर आपको पूरा मैप एटलीस्ट मध्य प्रदेश का बनाना आना चाहिए, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको आ जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इसका बनाकर भी बताती हूँ एरिया। ये एक्चुअली लगभग कुछ इस टाइप का जो है ये है, दिखाई देता है। क्या है ये? बघेलखंड का पठार। ये है हमारा बघेलखंड का पठार, ठीक है। इसके बारे में जो जानकारी लेते हैं, पहला तो एरिया मैंने आपको इसका 7%, ठीक है। सतपुड़ा का कितना बताया था मैंने आपको? 11% है सतपुड़ा का, ठीक है। सतपुड़ा का मैं आपको बताना भूल गई थी। सतपुड़ा है 11% कवर करता है। सतपुड़ा और 11, ये एक टोन में आप याद रख सकते हैं कि 11% सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो है वो एरिया कवर करती है। अब हम आ जाते हैं अपने बघेलखंड के पठार के ऊपर। तो यह 7% जो है कवर करता है। बुंदेलखंड का 7.7 बताया मैंने आपको, ठीक है। बघेलखंड का है 7%। जिले कौन से आते हैं? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर एंड डिंडोरी, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं कि ये किस क्रम की चट्टानों से बना है। तो आप देखेंगे कि ये
चट्टानें जो हैं यह विंध्यन ग्रेनाइट सेल से मिलकर बना है। कैसे? विंध्यन ग्रेनाइट सेल समूह से मिलकर बना है। ओके, इसमें यह गोंडवाना सेल जो है सबसे ज़्यादा, इस एरिया में सबसे ज़्यादा ये गोंडवाना सेल समूह का एक्चुअली हिस्सा है। तो सबसे ज़्यादा कोयला जो है इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अभी आज हमने इसका मध्य प्रदेश का जो है भौतिक विभाजन देख लिया है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं चीज़ों को, फटाफट रिकॉल करेंगे। 3 भागों में मध्य प्रदेश का, देखो टोटल हो जाते हैं 7, पर 7 विभागों में इसको नहीं बांटा गया है भौतिक विभाजन 3, 5 और जो मध्य उच्च प्रदेश है उसके 5 और उप विभाजन हैं। ठीक है, तो एक्चुअली है 3। कौन से हैं? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो मध्य उच्च प्रदेश है वो टोटल मैंने आपको कितने % बताया था? 82%, टोटल 82%, सतपुड़ा 11%, बघेलखंड 7%। ठीक है, ये हो जाता है। फिर हम आते हैं मालवा के पठार पे। मालवा का पठार कितना लेता है? 28%। फिर आते हैं नर्मदा सोन घाटी, ये है 27%। ओके, उसके बाद रीवा पन्ना का पठार 10.37%। ओके, उसके बाद आता है बुंदेलखंड का पठार 7.7%। ठीक है, ये 5 हो गए। उत्तर भारत का पठार भूल गए, उत्तर भारत का पठार, उत्तर भारत का पठार जो कि ये आप देखेंगे कि ये स्थिति है उत्तर भारत के पठार की, ये आपको याद होगा, थोड़ा सा नीमच का भाग भी इसके अंतर्गत आता है। ये होता है उत्तर भारत का पठार 10.68%। ठीक है, सतपुड़ा और बघेलखंड का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये आप कवर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं और कुछ डिटेल में आपको मध्य प्रदेश की जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में आपको डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। ओके, चलिए।